सुप्रभात विद्यार्थी मित्रों, आज हम अध्ययन करेंगे कक्षा 11वीं में हिंदी विषय, जिसमें गद्य खंड के अंदर नंबर 1 नमक का दारोगा। तो नमक का दारोगा जो कहानी है वो बहुत प्रसिद्ध कहानी है, जिसकी रचना हिंदी के बहुत ही जाने माने लेखक प्रेमचंद जी के द्वारा रची गई। प्रेमचंद जी हिंदी सम्राट के अंदर एक गद्य पूरा काल जिसके नाम से जाना जाता था, ऐसे महत्वपूर्ण लेखक के रूप में उसकी भूमिका रही, जिसको उपन्यास सम्राट के नाम से भी हिंदी साहित्य में जाना जाता है। जन्म 31 जुलाई 1880 में बनारस के लखनी नामक गांव में हुआ। बहुत सारी रचनाओं का लेखन कार्य किया। तो प्रेमचंद जी का जो जीवन बहुत ही संघर्ष में रहा है और 5 साल की उम्र में ही अपनी माता से विछुड़ा होना पड़ा, मतलब निधन हो गया। 14 साल की उम्र में पिताजी की छत्र छाया छूट गई, उसका भी निधन हो गया। बहुत ही संघर्षमय और आम परिवार से आते थे प्रेमचंद जी। तो प्रेमचंद जी की पढ़ाई बहुत मुश्किल से होती थी। सीधी सी बात है, माता पिता का छाया न रहने की वजह से पूरी जवाबदारी प्रेमचंद जी के ऊपर आ गई थी। बहुत ही मुश्किल के साथ साथ BA तक की पढ़ाई पूर्ण की। उसके बाद वह अंग्रेजी में MA करना चाहते थे, लेकिन बहुत कठिनाइयों की वजह से उसको बीच में ही छोड़ना पड़ा। और प्रेमचंद जी हिंदी साहित्य के शीर्षमोर व्यक्ति के रूप में जाने जाते हैं। प्रेमचंद जी महात्मा गांधी के संपर्क में आने की वजह से बहुत भारत देश के लिए जो गुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए थे, उसमें साहित्य क्षेत्र में एक क्रांतिकारी अगर किए तो जिसमें प्रेमचंद जी का नाम बहुत ही आदर भाव से लिया जाता है। BA करने के बाद सरकारी नौकरी भी प्राप्त होती है, लेकिन महात्मा गांधी जी के असहयोग आंदोलन में जुड़ने की वजह से उसको ये सरकारी नौकरी से त्याग पत्र देना पड़ा। और राजी खुशी उसने त्याग पत्र देकर महात्मा गांधी, जो भारत को गुलामी की जंजीरों से जकड़े हुए थे, अंग्रेज सरकार से आज़ादी दिलाने में महत्वपूर्ण योगदान महात्मा गांधी का रहा। साहित्य क्षेत्र में खास कर हिंदी में वह प्रेमचंद जी का नाम। तो प्रेमचंद जी की पत्नी का नाम शिवरानी देवी थी। वह शादी के बाद शिवरानी देवी और प्रेमचंद जी कई सारे आंदोलनों में महात्मा गांधी के साथ जुड़े रहे और उसी के साथ सामाजिक संघर्ष करते रहे, लेकिन अपना जो कार्य था लिखने का वह प्रेमचंद जी ने नहीं छोड़ा। प्रेमचंद जी के रचना धर्मी में देखें तो खासकर कहानी और उपन्यास सम्राट के रूप में प्रेमचंद जी को आज हम जानते हैं। जिसमें उपन्यास देखें तो 1 दर्जन से ज़्यादा उपन्यास लिखे हुए थे, जिसमें है सेवा सदन, प्रेमाशय, रंगभूमि, निर्मला, गबन, कायाकल्प, कर्मभूमि, गोदान और मंगलसूत्र। इसके अलावा भी बहुत सारे उपन्यास लिखे हुए और कहानी सम्राट के रूप में जाने जाने वाले प्रेमचंद जी 300 से अधिक कहानियाँ लिखी हुई, जो मानसरोवर के 8 खंडों में संग्रहित की गई, जिसमें महत्वपूर्ण कहानी है सप्त सरोवर, प्रेम पूर्णिमा, प्रेम प्रतिमा, समय यात्रा, नवनिधि, प्रेम पच्चीसी, प्रेम द्वादशी। इसके अलावा कफन कहानी जो बहुत ही प्रसिद्ध है, 2 बैलों की कथा, पुष्प की रात, ईदगाह, जो आपने प्राइमरी में या 8वीं 9वीं 10वीं कक्षा में कहीं न कहीं ये कहानियाँ पढ़ी होगी। लगभग हर एक कक्षा के अंदर प्रेमचंद जी की एक कहानी या एक कहीं कहीं उपन्यास अंश आपको पढ़ने में आया ही होगा। अब तक का आपका 2 अभ्यास देखे उसके अलावा हिंदी साहित्य में बहुत सारी विधा है, जैसे कि उपन्यास, कहानी, नाटक, पत्रिकाएं, निबंध। इसमें नाटक है
संग्राम, करबला, प्रेम की देवी, ऐसे कई सारे नाटक भी रचे। पत्रिका के संपादक या संपादक के रूप में भी वह काम किया, जिसमें अंश, माधुरी पत्रिका और जागरण पत्रिका जो आज़ादी के पहले सब प्रकाशित होती थी। निबंध संग्रह के अंदर देखा जाए कुछ विचार और विविध प्रसंग, ये साहित्य की बहुत सारी विधाओं में अपनी लेखनी प्रेमचंद जी ने चलाई। प्रेमचंद जी का एक कितना उसका प्रभाव था हिंदी साहित्य में, अगर देखना है तो पूरा एक विभाजन काल, प्रेमचंद पूर्व युग, प्रेमचंद युग और प्रेमचंद उत्तर युग के नाम से उपन्यास और कहानी गद्य के अंदर ये तीन कालों के नाम से ही आप समझ सकते हो कि हिंदी साहित्य का गद्य विभाग कितना प्रभावित रहा। प्रेमचंद जी की मुख्य जो भाषा थी लिखने में, वह हिंदुस्तानी भाषा थी, मतलब कि बोलचाल की भाषा, जिसमें हिंदी और उर्दू दोनों भाषा के शब्द मिश्रित रूप से मिलते थे। और वह आम समाज में से एक मामूली व्यक्ति के रूप में रहे भी, अपनी जिंदगी संघर्षपूर्ण गुजारी, तो उसकी भाषा भी आम व्यक्ति को जल्दी समझ में आए, ऐसी विशेष रूपी भाषा वह लिखते थे। अब उसका जो कथा साहित्य है उसके अंदर थोड़ा हम देखें कि जिसमें कल्पना, संयोग और रोमानिया के ताने बाने बहुत ही अपने लिखने के माध्यम से गूंजे। पंच परमेश्वर नाम का जो उसका कहानी है बहुत ही प्रशंसनीय और सराहनीय रही। सेवा सदन, अब महात्मा गांधी के साथ कई समय तक काम करने की वजह से प्रेमचंद जी का जो साहित्य था वह आदर्श उन्मुख यथार्थवाद, मतलब आदर्श से शुरू होकर वास्तविक चित्र हमारे सामने वह रखते थे। खासकर सेवा सदन, प्रेमाशय, पंच परमेश्वर, बड़े घर की बेटी और जहाँ हम जो पढ़ेंगे नमक का दरोगा, वह बहुत सचित और आदर्श उन्मुख यथार्थवाद के भाव को प्रकट करने वाली ये सब कहानियाँ रही। कफन कहानी से तो बहुत आम लोगों के निगाहों में प्रेमचंद जी अपने आदर्श के रूप में सामने आए थे। यहाँ पर नमक का दारोगा जो कहानी दी गई है उसका प्रथम संस्मरण, मतलब प्रथम बार प्रकाशित वो 1914 में हुई थी, जब हम आज़ाद भारत नहीं थे, गुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए थे। उसका कहीं न कहीं ऐसे माना जाता था कि वह सबसे पहले उसका मूल नाम धनपत राय था, तो प्रारंभिक जो उसकी रचनाएं हैं वह धनपत राय के नाम से लिखते थे। उसके बाद नवाब राय नाम भी उसका, गुलाम नाम के नाम से धनपत राय, नवाब राय नाम से भी जाने जाते थे। फिर लेखन कार्य में अपना प्रेमचंद नाम से भी लेखन कार्य किया। यहाँ पर जो कहानी दी गई वह धन के ऊपर धर्म का विजय, असत्य के ऊपर सत्य का विजय, बुराई के ऊपर अच्छाई का विजय और सत्वृत्ति के ऊपर असत्वृत्ति, इस प्रकार से कहानी धीरे धीरे आगे बढ़ती है, जिसमें दो मुख्य पात्र हैं, पंडित अलोपीदीन और वंशीधर नामक दो मुख्य पात्र हैं। पंडित अलोपीदीन जहाँ पर इतने पैसेदार व्यक्ति थे, धन दौलत से समृद्ध थे, जिसके सामने बहुत ही कम लोग टिकते थे। यहाँ पर भ्रष्टाचार को लेकर के आगे बढ़ते हुए जो वंशीधर है वह दरोगा पद पर नौकरी कार्यान्वित थे, उसी में कहीं न कहीं भ्रष्टाचार से दोनों के बीच में अनबनाव बनता है और अलोपीदीन को मुंशीधर दंगे हाथ पकड़ लेते हैं और उसको अदालत में पेश करते हैं। लेकिन उसी अदालत की दुनिया का, या यही दुनिया का शेर के रूप में जाने जाने वाले अलोपीदीन बाईजन बरी छूटकर आते हैं और वंशीधर को, एक ईमानदार दरोगा जी को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ता है और इस प्रकार से भ्रष्टाचार की कहीं न कहीं जीत होती है। तो प्रेमचंद जी यथार्थवाद में बहुत मानने वाले थे, लेकिन कहानी का अंत वह सुखद करना चाहते थे। वह यहाँ अपने सामान्य परिचय में वह लिखते हैं कि अंत में सुखद कहानी का अंत करने की वजह से अलोपीदीन की वंशीधर को वह अपनी सारी जायदाद का स्थायी मिलनर बना देते और कहानी का अंत में सुखद होता है।
तो देखते हैं जो कहानी है वो आप देख सकते हो। पेज नंबर 6 पे शुरू होता है नमक का दारू। जब भारत गुलाम था तब का ये कार्यकाल शुरू होता है। देखते हैं जब नमक का नया विभाग बना और ईश्वर प्रदत्त वस्तु का व्यवहार करने का निषेध हो गया तो लोग चोरी छिपे इसका व्यापार करने लगे। महात्मा गांधी के समय में आपने कई सारे आंदोलनों को देखा होगा। नमक के ऊपर जब टैक्स लगाया था तभी से संबंधित कुछ घटनाओं को लेकर के प्रेमचंद जी यहाँ पर देखते हैं कि ईश्वर प्रदत्त वस्तु क्या जब व्यापार बंद करना हुआ, जब उसका टैक्स लगाना शुरू हुआ तब नमक का नया विभाग खुला। उसी विभाग के चलते हुए लोग कहीं चोरी छुपे या घूस देकर या ऊपरी कुछ पैसा देकर वह व्यवसाय शुरू करने में लगे हुए। और इसी के आसपास जब बंशीधर एक आम परिवार से आते थे, वह पढ़े लिखे बहुत इतने भी नहीं थे कि उसको अच्छी सी नौकरी मिल सके, बहुत कम पढ़े लिखे थे। और उसके पिताजी जो लगभग आयु पार करके जिंदगी जी रहे थे, तो उसके पिताजी उसको सलाह सूचन देते हैं बंशीधर जी को कि मैं तो अभी मेरी जिंदगी निकाल चुका हूँ, कगार पे आ गया हूँ, मतलब कि थोड़ा बुढ़ा हो गया हूँ, कमाने के लिए सक्षम नहीं रहा हूँ। हमारे घर में लड़कियाँ भी है और घर का व्यवहार किस तरह जानता है तुम समझ सकते। तुमको जब नौकरी मिली तो आप इस प्रकार की नौकरी करिएगा, क्योंकि उसको अनुभव थे, बहुत आम घर में से आते थे, परिवार में से आते थे, तो इतनी आमदनी उसके पास नहीं थी। तो दुर्दशा कहते तुम हमारे घर की, मतलब अपने घर की जो दुर्दशा है वो देख सकते। तो अभी जो हम अभाव में जिंदगी जी रहे हैं उसी से संबंधित एक पिता अपने पुत्र को समझा रहे थे। वह कहते थे कि आपको नौकरी जब करने के लिए जाओ तब पद की ओर, ओहदे की ओर मत देखना। क्यों? इस प्रकार से दोनों के बीच वार्तालाप होता है। नौकरी में ओहदे की ओर ध्यान मत देना, यह तो पीर का मजार है। निगाह चढ़ावे और चादर पर रखने चाहिए। ऐसा काम ढूंढना जहाँ कुछ ऊपरी आय हो। मासिक वेतन तो पूर्णिमा का चांद है, एक दिन दिखाई देता है फिर घटते घटते लुप्त हो जाता है। ऊपरी आय बढ़ता हुआ स्रोत है जिससे सदैव प्यास बुझती। वेतन तो मनुष्य देता है लेकिन उसमें वृद्धि नहीं होती। ऊपरी आमदनी तो ईश्वर देता है। जब नौकरी में नए नए लगे हुए थे बंशीधर, तब बंशीधर को कहते हुए अपने पिताजी की सलाह सूचन सुन लेते हैं कि जो वेतन मिलता है जिनसे हम आराम की जिंदगी जी सकते नहीं है, वह तो पूर्णिमा का चांद है। जैसे चांद निकलता है धीरे धीरे अमावस्या आ जाती है, उसी प्रकार हमारी आमदनी महीने की शुरुआत के दिनों में रहती है। इसे धीरे धीरे दिन आगे बढ़ते 30 तारीख आती है, तब तक हमारे यहाँ पर भी अमावस्या मतलब पैसों की कटौती होती है। तो ऊपरी आमदनी है वो ईश्वर देता है, जिनसे ही हमारा कहीं ना कहीं आराम से जिंदगी जीने का एक मकसद है वो पूरा होता है। ऐसा प्रेमचंद जी लिखते हैं कि बंशीधर को उसके पिताजी उसको समझा रहे थे और उसको कहते तुम तो विद्वान हो, तुम्हें और मुझे बताने की जरूरत नहीं है। और जैसा व्यक्ति जिसको ज़्यादा आवश्यकता हो उसी से उसके साथ उस प्रकार से व्यवहार करना चाहिए। जो व्यक्ति लग रहा है कि जिसको ज़्यादा आवश्यकता है, जब इस प्रकार का व्यवहार दरोगा पद से होते हुए आप इस प्रकार का व्यवहार करोगे, उसका गणित समझाते हुए पिता कहते हैं कि तुम्हें उसके समय विवेक विधि का इस्तेमाल करना पड़ेगा कि जिसको ज़्यादा आवश्यकता है उनसे तुम ज़्यादा ऊपरी आमदनी ले सकते हो, जिसको कम आवश्यकता है उनसे तुम ऊपरी आमदनी की अपेक्षा कम रखोगे तो ही आपके लिए अच्छा होगा। इस प्रकार से वह एक लोभ लालच की इच्छा व्यक्त करते हुए पिताजी अपने बेटे को समझा रहे थे और कहते तुम जानते हो हमारे जन्म भर की जो पूंजी है वह हमारे सबके सामने है, इसीलिए तुम्हें भगवान ने अगर अच्छे पद पर अच्छी नौकरी दी है तो उसका फायदा तुम उठा सकते हो। तो यहाँ पर आदर्श पुत्र थे, इसीलिए
इसलिए वंशीधर ने उसका कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया। पिता का आशीर्वाद लेकर वह पुत्र अपने काम के लिए निकलते। उस समय उसके मन में क्या चल रहा था, वंशीधर के इतनी बात पिताजी की समझाने बुझाने के बाद वह कहते हैं कि धैर्य ही अपना मित्र था। वंशीधर कहते हैं प्रेमचंद के माध्यम से कि उसका मित्र कौन था, धैर्य था, बुद्धि, उसका पथ प्रदर्शक, रास्ता दिखाना कठिन शब्द भी लिखियों पे यहाँ पर देख सकते हैं। तो पथ प्रदर्शन मतलब रास्ता दिखाने वाला व्यक्ति उसकी सिर्फ बुद्धि थी और आत्मावलंबन था उसकी सहायक। तो यह तीनों को लेकर जब वंशीधर अपने काम के लिए निकलते हैं और अच्छे से पद के ऊपर शकुन से उसको नमक विभाग में दरोगा पद के ऊपर प्रतिष्ठित होते और सवेतन नौकरी करने के लिए पद दिया जाता है। यह घटना उसके वृद्ध मुंशी जी ने सुनी और बहुत खुश हो गए कि जो हम चाहते थे, मतलब ऊपरी आमदनी प्राप्त करना चाहते थे, उसी पद पर बेटे का नौकरी का दावा पक्का हो गया है। और आसपास में वाद संवाद होने लगे, कई सारी बातचीत होने लगी, बधाइयाँ मिलने लगी। और यहाँ प्रेमचंद लिखते हैं कि आम व्यक्ति थे तो कहते हैं कि पड़ोसियों के हृदय में सूल उठने लगे, मतलब आसपास में पड़ोसियों के ईर्ष्या होने लगी। ये मुंशी जी का लड़का या इस प्रकार से जो बड़े पद पर पे काम करने के लिए नियुक्त किया गया। फिर आगे देखते हैं पेज नंबर 7 के ऊपर। जाड़े के दिन थे, मतलब ठंडी के दिन थे और उस समय नमक के सिपाही, चौकीदार और नशे में थे। जब चित्र देखोगे आगे आप पेज नंबर 8 के ऊपर तो आपको पता चलेगा ठंडी का दिन था और कुछ ही समय अभी यहाँ पर नियुक्ति हुए 6 महीने हुए थे वंशी जी को। 6 महीने के अंदर वह अपनी कार्यकला, अपनी ईमानदारी, अपनी कार्यकुशलता से सभी अफसरों का जीत लिया था और सभी के एक प्रमुख माननीय या अच्छे व्यक्ति के रूप में वह अपनी छवि बना पाए थे। और इतने में ही वह नमक के दफ्तर से 1 मील दूर जहाँ पर नदी बह रही थी उसके ऊपर पुल बना हुआ था, जमुना नदी के किनारे पे जब वह दफ्तर लगाया हुआ था तो वहाँ पर आराम से सो रहे थे, अपनी आराम प्रक्रिया पूरी कर रहे थे। उसी समय वंशीधर को आवाज़ सुना देता, बैलों की गाड़ियों का आवाज़, जो बैलगाड़ियाँ लेकर जा रहे थे उसके पहियों की आवाज़, बैलों के मल्हारों की आवाज़, कोलाहल की आवाज़, गड़गड़ाहट की आवाज़ सुनते ही मुंशी जी की नींद टूट जाती और वह तुरंत अपना जो भी कपड़ा पहनकर, वर्दी पहन करके वह जाते हैं। तब वहाँ जाकर देखते हैं तो एक से ज़्यादा कई सारी बैलगाड़ियाँ लगी हुई थी, धीरे धीरे पुल को पार कर। तो मुंशी जी ने, मतलब वंशीधर ने डांट करके पूछा किसकी गाड़ियाँ हैं? मुंशी जी ने उसको डांट करके पूछा किसकी गाड़ियाँ? थोड़ी देर सन्नाटा छा गया, किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर थोड़े ऊंची आवाज़ से पूछा ये किसकी गाड़ियाँ है? तो कहते हैं कि पंडित अलोपीदीन जी की ये गाड़ियाँ। और जैसे अनजान थे तो कहते हैं कि कौन है पंडित अलोपीदीन? तो वह दातागंज के हैं। और इस प्रकार से दोनों के बीच वार्तालाप यहाँ पर पे होता है। तब इतने में 1, 2, 3, 4 जितनी भी जो बैलगाड़ियाँ थी वह रुक जाती है और जैसे ही वह आपस में बात करते हैं इसके अंदर क्या है, लेकिन कोई व्यक्ति जो बैल चलाने वाला व्यक्ति था वह जवाब देते नहीं। पंडित अलोपीदीन उसी इलाके के प्रतिष्ठित जमींदार व्यक्ति के रूप में जाने जाते थे और लोग उसके आसपास या अफसर उसके आसपास रहते थे। इतने बड़े पैसेदार और लंबे चौड़े व्यापार की भीड़ उसके वहाँ लगी रहती थी। 12 मास उसके वहाँ सदाव्रत चलता रहता था और अंग्रेज सिपाही जब भी आते थे तो इसके यहाँ शिकार खेल वगैरह के लिए भी रहते थे। और इस प्रकार से तो यहाँ ये गाड़ियाँ कहाँ जाएगी? वंशी जी ने पूछा, बोला ये कानपुर जा रही है। दोनों के बीच वार्तालाप होता है और कानपुर जाने के लिए
कहाँ जाएगी, अलोपीदीन के वहाँ जाएगी। अलोपीदीन के बारे में थोड़ा परिचय प्राप्त करते हैं और कहते हैं कि तुम सब गूंगे हो क्या, इसके अंदर क्या भरा है। 2-3 बार पूछने के बाद भी नहीं बताते। वंशीधर घोड़े को गाड़ी के पास लेकर के बैलगाड़ी के पास लेकर के जाते हैं और जो बोरी भरी थी वह उठा कर देखते हैं तो उसको भ्रम था इसके अंदर क्या है, वह भ्रम दूर होता है और वह जान जाता है कि इसके अंदर नमक भरा। ठीक है विद्यार्थी मित्रों, यहाँ तक हम ये जो लेसन है हमारा वह रखते हैं। आगे का जो है हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, धन्यवाद विद्यार्थी।